बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, बड़े लंबे अरसे के बाद एक इंतहाई ज़बरदस्त बड़ी और तवील मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की, जिसके बारे में शायद कुछ खबरें आप तक पहुँच गई हों। आर्मी चीफ DGISI और इस वक्त इमरान खान के सबसे बड़े नुमाइंदे या इस वक्त इमरान खान के पावर में मौजूद सबसे बड़े खिलाड़ी जनाब मोहतरम सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब की ये मुलाकात 120 मिनट की मुलाकात है। तकरीबन 2 घंटे ये मुलाकात चलती रही और इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं। कल ये मुलाकात हुई थी, कल ये मुलाकात रिपोर्ट भी हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। कल इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पता इसलिए नहीं चल सका था क्योंकि इस मुलाकात के अंदर बताया जाता है कि सिर्फ 3 ही लोग मौजूद थे ऐवान सदर के अंदर, तो फिर वो बात निकल नहीं सकी। लेकिन आज एक ऐसा काम नाज़रीन किराम हुआ है जिससे ये लगता यह है कि इस मुलाकात का पहला नतीजा आ चुका है या बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है, या ये कहा जा सकता है कि जो खान साहब चाहते थे उसमें से पहली शायद चीज़ जो है वो होती हुई नजर आ रही है। तो इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, क्या बातें हुई, 120 मिनट की ये तवील मुलाकात चलती रही। इस मुलाकात के अंदर किसकी जानिब से क्या पॉइंट उठाए गए और क्या इमरान खान से राबता बहाल किया गया है, इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया गया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। वैसे तो मैं नाज़रीन किराम पहले बता चुका हूं कि इस मुलाकात के अंदर 3 ही अशखास मौजूद थे, तो एग्जैक्टली क्या बातचीत है ये तो उन्हें ही पता है कि एग्जैक्टली इसमें जो है ना वो क्या गपशप हुई। लेकिन जो उसके बाद वाकयात हुए और जो काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू हुआ, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर क्या डिस्कशन हुई पहली इस मुलाकात की। और फिर जज अबुल हसनात ने भी जो कुछ आज किया वो भी नाज़रीन किराम इस तरफ इशारा करता है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि ये मुलाकात प्लान किस तरह से हुई। आपने बैकग्राउंड में इस चीज़ को जहन में रखना है कि बड़े लंबे अरसे के बाद, शायद जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई थी उसके बाद से सदर ममलिकत की ये कोशिश रही कि आर्मी चीफ से मुलाकात हो। सदर ममलिकत ने मेरी मालूमात के मुताबिक आर्मी चीफ को एक दफ़ा डिनर पे भी मदऊ किया और उन्होंने शाइस्तगी से मना कर दिया था। और सदर ममलिकत ने बेशुमार कोशिशें की कि आर्मी चीफ से जो है ना वो मुलाकात हो सके, जो मेरी इत्तलात हैं, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी थी। अभी ये बताया जाता है कि अभी सदर ममलिकत कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक जो है ना वो जो ऐवान सदर का 4था फ्लोर है, यानी कि अगर ऐवान सदर के अंदर जो सदर ममलिकत का ऑफिस है वो 4थी मंजिल के ऊपर है, तो अचानक ये पैगाम मिला कि 4थी मंजिल के जितने भी मुलाजिम हैं या कोई भी स्टाफ मेंबर है या कोई भी ऐसा शख्स जो बेशक असिस्ट ही ना करता हो जनाब सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को, उन तमाम लोगों को 4थी मंजिल से हटा दिया जाए। तो पता चला यकायक कि 4थी मंजिल से तमाम लोगों को हटा दिया गया। फिर अचानक पता चला कि 2 खास मेहमान आ रहे हैं, बड़े मेहमान आ रहे हैं, और फिर पता चला कि जनाब आर्मी चीफ जो बजाते खुद आ रहे हैं और उनके साथ उनको कंपनी कर रहे हैं DGISI। अब ये इस मुलाकात का बैकग्राउंड है। ये मुलाकात हुई क्यों, उसके पीछे भी ये वजह जान लीजिए। हुआ ये था कि नाज़रीन किराम लगता ये है कि 2 काम सदर ममलिकत ने ऐसे किए हैं जिसके बाद वो डटे हुए नजर आते हैं। नंबर 1 तो उन्होंने, आपको पता ही है, ट्वीट कर दिया था और ट्वीट करने के बाद पूरी दुनिया में एक पैगाम गया या इंप्रेशन गया कि शायद सदर ममलिकत के ऑफिस के अंदर सदर ममलिकत के हाथ बंधे हुए हैं। तो इस तरह की बात आम तौर के ऊपर अगर आपने रेजिस्टेंस ना करनी हो तो आप खामोश हो जाते हैं और आप इस तरह की चीज़ें ट्वीट नहीं किया करते हैं। लेकिन सदर ममलिकत ने चूंकि इसको ट्वीट कर दिया था तो उसके बाद एक काफ़ी तनाव भरा माहौल पैदा हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, सदर ममलिकत इस बात के ऊपर बज़िद नज़र आते थे और उन्होंने प्रोसेस का आगाज़ कर दिया था, उन्होंने इस मरहले का आगाज़ कर दिया था कि मुल्क के अंदर इंतखाबात की तारीख दे दी जाए। क्योंकि उन्होंने जब अपनी लीगल टीम के साथ मशवरा किया तो उन्हें यह पता चला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून भी ये कह रहे थे नहीं सदर ममलिकत जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते थे, लेकिन सदर ने फिर कहा कि ठीक है मैं तारीख देने जा रहा हूँ। और अगर अब सदर की तारीख पर इलेक्शन ना हो तो ये एक नया आईनी बहरान पैदा हो जाना था, क्योंकि सदर ममलिकत को नाज़रीन किराम हटाया भी नहीं जा सकता है। तो इन 2 चीज़ों के बाद पता यह चलता है कि शायद जो सदर ममलिकत हैं उन्होंने डट जाने का सोच लिया। उसके बाद यह मुलाकात हुई। एक बात आपने और ज़हन में रखनी है, पिछले कुछ अरसे से ये खबरें भी चलाई गई कि शायद सदर ममलिकत इस्तीफ़ा दे रहे हैं और इस्तीफ़े की तैयारी हो चुकी है और सदर ममलिकत को
चलता फारिग किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, मैंने आपको कहा था कि इमरान खान का जब भी पैगाम पहुंचेगा सदर ममलिकत तक तो वो यही पैगाम जाएगा कि डट जाओ, और शायद यही हुआ। इमरान खान ने यही पैगाम सदर ममलिकत को पहुंचाया कि आप डट जाइए, ठीक है, खड़े हो जाएं। तो आरिफ अलवी ने दोस्ती निभाते हुए पुरानी और आइन के लिए खड़े होते हुए शायद तारीख देने का ऐलान भी किया, और ये सारी चीजें। अब इससे हो क्या रहा था कि मुल्क के अंदर ऑटोमेट, आपको पहले ही पता है कि किस तरह से स्टॉक गिर रही है, चीजें खराब हो रही हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल 305 रुपए, डॉलर 305 रुपए, और मुल्क के अंदर हालात जो है वो एक आप देख रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जा रहे हैं, बिलों का मामला आपके सामने, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब थी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर लगता यह है कि जो अस्करी क़यादत है उन्होंने ये सोचा है कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके, और इसलिए जब पहले दावत दी गई थी और बातचीत हुई थी तब बड़ी शाइस्तगी से आर्मी चीफ ने मना कर दिया था, लेकिन ये खबरें निकली थी। अब पता ये चला है, कैप्टन यूसुफ साहब ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद ही ये मालूमात जो है वो बाहर निकलना शुरू हुई कि आर्मी चीफ जो है और DGISI वहाँ पर गए, और फिर ये छोटी मुलाकात नहीं थी, फिर 120 मिनट की ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या बातें हुई मैं पहले आपको बता रहा हूँ, वल्लाहु आलम, मुझे कुछ नहीं पता है, ना किसी को भी कुछ नहीं पता। जो आपको कहेगा कि मुझे एग्जैक्टली पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन नताइज जिस तरह से आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि क्या बातचीत हुई। आपने ये देखना होता है कि मुलाकात से पहले क्या माहौल था और मुलाकात के बाद क्या माहौल था, वो डिफरेंस बताता है कि मुलाकात किस तरह की रही और उसमें क्या बातचीत हुई। तो जनाब आर्मी चीफ और जनाब DGISI की मुलाकात होती है कल। आज उसका पहला नतीजा इस तरह से आता है कि हमें यह पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। और किस तरह, कब तैयारी कर रहा है? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारी कर रहा है जनवरी के अंदर, ठीक है, जनवरी के आखिरी महीने के मतलब जनवरी के आखिरी दिनों के अंदर इंतखाबात की तारीख तय की जा रही है और शेड्यूल जो है वो दिया जा रहा है। अब बैकग्राउंड को दोबारा समझिए और देखिए कि मार्च की बात थी, मार्च में इलेक्शंस होंगे। टाउट्स भी इधर उधर की जो टाउटगिरी करते हैं, हमारे हैं कुछ शोबा सहाफत के अंदर टाउटगिरी करने वाले भी, वो भी मार्च की खबर दे रहे थे, और ये शायद तय हो चुका था कि मार्च के अंदर इलेक्शंस होने हैं। लेकिन अचानक इलेक्शन कमीशन जो है ना मार्च ना फरवरी, अगेन एकदम से जनवरी तक जो है वो आ जाता है। तो इससे इशारा मिलता है कि शायद बड़े लेवल के ऊपर इसके ऊपर कोई ना कोई डिस्कशन जो है वो जरूर हुई है, और इसके ऊपर कोई ना कोई बात जो है वो जरूर हुई है कि शायद देखा जा रहा है कि क्या होना है, और शायद ये कहा भी क्या हो सकता है ये कि आप तारीख ना दें और इसको जल्दी जो है ना इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लेते हैं। उसकी वजह भी यह है कि नाज़रीन किराम देखें निगरान किस तरह से पिट चुके हैं, तो निगरानों के पल्ले भी को कख नहीं, जो कुछ हो रहा है वो भी कुछ नहीं, तो ऑटोमेटिकली फिर इलेक्शंस की तरफ जो है वो यहाँ पर जाया जाना भी चाहिए और जाया जाना बनता भी है। तो एक चीज़ ये है। फिर नाज़रीन किराम दूसरा क्या चीज़ हुई है? दूसरा चीज़ ये हुई कि जो अबुल हसनात हैं जज साहब, उन्होंने आज बड़े ही एक अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने इमरान खान को जेल के अंदर ये कहा है कि खान साहब मैं दिलावर नहीं हूं, मैं दलेर हूं। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अबुल हसनात साहब ने क्लियरली इमरान खान को कह दिया है कि अबुल हसनात साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब मैं जो भी फैसला करूंगा मेरिट पे करूंगा और मैं दलेर आदमी हूं। इसका मतलब ये है कि उनके जो साथी जज हैं यानी कि वो हुमायूं दिलावर साहब को कोई अच्छा शख्स नहीं समझते। मतलब कहा जाता है ना मैं गीदड़ नहीं मैं शेर हूं, मतलब कहा जाता है मैं जो है ना मैं को बेईमान हूं, मैं ईमानदार हूं, और मैं को बुज़दिल हूं, मैं को दलेर हूं। तो बुज़दिल के लिए या फिर कॉम्प्रोमाइज्ड के एक मुतरादिफ लफ्ज़ के तौर पर उन्होंने दिलावर का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल किया है, और दिलावर की जो है उन्होंने यहाँ पर लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए उनकी मिसाल दिया है कि जनाब मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दलेर आदमी हूँ और दलेल फैसला करूँगा। तो इसी से नाज़रीन किराम नज़र आता है कि शायद समथिंग इज़ गना गुड हैपन इन दिस केस, क्योंकि ये वैसे भी एक बड़ा बेबुनियाद और एक बड़ा ही कमज़ोर और नहीफ सा केस है। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, शायद बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, शायद हबीब अकरम साहब की ये बात है, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा ओहदा नाज़रीन किराम प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ क्लासीफाई रहेगी, कौन सी चीज़ डी क्लासीफाई होगी। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट ये डिसाइड करती है कि किस चीज़ को डी क्लासीफाई करना है और किस चीज़ को आपने क्लासीफाइड रखना है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसका और ये सारा है वो उस समेत जो भी बातचीत हुई है यानी कि कोड्स को पीछे हटा दें और जो बातचीत है उसको डी क्लासीफाई काबीना ने किया।
प्राइम मिनिस्टर जिसने ये फैसला करना होता है आज वही कटहरे में खड़ा है जो बार बार ये कहता रहा है कि तहकीकात करवा लें, पता चल जाता है, आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, पता चल जाता है, आप देख लें, आप इसको एक दफा इन्वेस्टिगेट तो करें। तो एक ऐसा शख्स जो बार 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 ये कलपता रहा, ये कहता रहा इन्वेस्टिगेट करो, एक ऐसा शख्स जिसने चीफ जस्टिस के तब के चीफ जस्टिस साहब को भी मुरासला भेजा, एक ऐसा शख्स जो हर जगह मुरासले भेज रहा था, और एक ऐसा शख्स जो रोज उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कह रहा था, आज जब मतलब उस चीज की तो नहीं, उस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सबसे पहले उसी शख्स को आज जेल की कालकोठरी के अंदर डाल दिया गया है। एक मजे की चीज आखिर में बता दूं और फिर मैं अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि क्याफ़ा है, ख़बर नहीं है, क्याफ़ा है, और इधर उधर से जो है ना वो इक़्तिदार की राहदारियों में उड़ते हुए कुछ परिंदे चूं चूं करके इस खबर को दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब का अटक जेल जाना इतना सादा नहीं है जिस तरह से परवेज़ इलाही को उठा कर ले जाया गया है। हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान भी अटक जेल में हैं और फिर परवेज़ इलाही भी अटक जेल में होंगे, तो हो सकता है कुछ गुफ्तो शनीद या कम्युनिकेशन या कोई पैगाम या कुछ इस तरह की चीज़ हो। ये अब तक की चीज़ें हैं, ये अब तक का मामला है, ये अब तक की खबरें हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।